दोस्तों, आइए अब आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है उसका हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। आप लोग को बता दें कि ये सारे जो क्वेश्चन पेपर है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इसको निकाला गया है और जेक के द्वारा जो ये क्वेश्चन निकाला गया है ये पूरे के पूरे परीक्षा को नजर में रखते हुए निकाला गया है, क्योंकि कुछ चीजें बदला हुआ है, कुछ सिलेबस को पैटर्न को क्या किया है, चेंज किया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 में किस टाइप का क्वेश्चन होता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो हमारा रिजल्ट, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा और कोशिश करेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन को हम आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझा सकें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले, बेहतर समझ आवे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सो देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा तो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप लोग देख रहे होंगे टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 80 नंबर का यानी रहेगा। और टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो रहेगा वो 52 रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 52 रहेगा, जिसमें से 1 से लेके 30 तक का जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सभी को जानते हैं कि बहुत ही आसान होता है, बस आपका थोड़ा सा सोल्यूशन मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से सोल्व नहीं कर सकते। कोशिश कीजिएगा कि बहुत आसानी से 1 से 2 लाइन में खत्म कर दें। ठीक है, चलिए आज हम आप लोग को उसका सारा डिस्क्राइब करके हम आपको उसको बताते हैं। चलिए देखिए, आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो इस पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पी जेड है ना बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। बताइए इसमें हम लोग को शून्यक क्या होगा। तो इसमें शून्यक हम लोग को देखना है, तो इसका आप लोग को बता दें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो ए में दिया हुआ है प्लस माइनस 8, बी में दिया प्लस माइनस 4, सी में दिया हुआ है प्लस माइनस 2 और डी में दिया है प्लस माइनस 3। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ऐसे इसका अगर बोला जाए तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर है वो पहला है ए है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है ये मेरा ए दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, लेकिन इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर ए आएगा कैसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीजें दिया उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है, सो देखिएगा, दिया है जेड स्क्वायर माइनस 64। ये क्या है आपका पी जेड बराबर दिया हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पी जेड बराबर 0 मान लेते। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसका वैल्यू जो दिया हुआ पी जेड का मान कितना दिया हुआ, तो जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 64 को हम लोग बराबर के अगर उधर लेके जाते हैं तो जेड स्क्वायर बराबर, क्योंकि 64 अगर बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 64। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, जेड का मानेगा जेड बराबर, ये स्क्वायर को बराबर किधर लेके आते हैं, ये रूट अंडर हो जाएगा 64। आप लोग को बता दें कि 64 जो होता है यानी रूट जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों साइन रखता है। आप लोग 4th चैप्टर में पढ़े होंगे तो इसका जानकारी बेहतर समझ में आया होगा। तो रूट जो होता है प्लस माइनस दोनों रहता है, तो हम लोग जेड बराबर तो प्लस माइनस, बताइए 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है, 8। यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में निकाल सकते हो बेहतर है। हम आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा डिस्क्राइब कर दिए और थोड़ा डिटेल कर दिए, नहीं तो क्योंकि आप लोग लगभग सिलेबस को लास्ट पहुंच गए होंगे, तो लगभग बुक पढ़ ली होंगे। चलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, तो इसका आंसर जो हो गया ये हो गया पहला जो हम आप लोग को बताएं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो दूसरा में क्या दिया सो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए बिंदुओं P06, बिंदु Q70 एवं बिंदु R50 में से कौन बिंदु X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो दिया हुआ वो देखिएगा, आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है P, बी में दिया हुआ है Q, सी में दिया R और डी में दिया है बोथ पॉइंट यानी क्यू आर ने दोनों बिंदु Q और R, यही दिया हुआ। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो पूछा है उसको हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कि दिए गए बिंदु P06 दिया हुआ, बिंदु Q70 एवं बिंदु R50 में से कौन बिंदु X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसमें हम लोग को 3 बिंदु दिया हुआ, कितना बिंदु दिया, 3। चलिए अब हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
तो दिया जो है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है ना। चलिए, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है P का मान दिया हुआ है कितना, 0 और 6। इसका मतलब कि x बराबर दिया हुआ है 0 और y बराबर दिया हुआ है 6। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा में क्या है, q बराबर दिया हुआ है। तो q बराबर कितना दिया हुआ है, तो q बराबर दिया हुआ है 7 और 0, ये दिया हुआ है। इसका मतलब x का वैल्यू इसमें 7 है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसी तरह से r का वैल्यू दिया हुआ है, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो r का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 0। इसका मतलब कि x बराबर 5 है और y बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0। चलिए, इतना दिया हुआ। हम आप लोग को यह बता दें कि किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी रेखा तभी x या y अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा जब उसका वैल्यू x अक्ष का बात करेगा तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि क्या होगा, सो समझ लीजिए, आप इसको समझिएगा। कभी भी x अक्ष का जब भी बात करेगा कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब y का वैल्यू होना चाहिए 0। अगर y अक्ष का प्रतिच्छेद करता, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब जो जिसका जिसका y का वैल्यू 0 होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका जिसका y का वैल्यू 0 होगा वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, यानी x अक्ष को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, सो देखिएगा। चलिए इसको मिटा देते, पहले इसको समझा लेते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका मान y बराबर 0 होगा वह x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। समझ लीजिए, ये एक आपका एक पॉइंट है ना। एक और समझ लीजिए कि जिसका मान x बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, वह y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। क्वेश्चन यही है, आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला उस चीज को हमको समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला था सो देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था सो देखिए आप ध्यान से, कि दिए गए बिंदुओं P 0 6 दिया हुआ, Q 7 और 0 दिया हुआ, R 5 और 0 दिया, में से कौन बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसमें कौन है जो प्रतिच्छेद करेगा, तभी देखो यहाँ x अक्ष का जिक्र किया है, देख रहे होंगे ये जो वैल्यू है ये x अक्ष का जिक्र किया। इसका मतलब y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। जिसका जिसका वैल्यू 0 होगा y का मान, वो क्या होगा, वही बिंदु क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा x को। अब ब्रैकेट जो होता है, आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ब्रैकेट होता है ना, जो ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट में इस तरह से लिखा रहता है कोई अंक, इस तरह से अगर कोई भी अंक लिखा रहे तो इसका मतलब जो पहला होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, y होता है। पहला जो होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, y होता है। यानी ब्रैकेट में हमेशा पहले x होता है, उसके बाद क्या होता है, y होता है। अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो 0 और 6 इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना है, 0, और y का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ब्रैकेट का पहला वैल्यू जो होता है x का होता है, दूसरा जो होता है y का होता है। अब देखिएगा, इसमें हम लोग 3 पॉइंट दिया था, यानी 3 बिंदु दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है, एक क्या दिया, R दिया है। तो क्योंकि P तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम क्या बताएं कि y, क्योंकि हम लोग वहां बोल रहे हैं x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, तो क्योंकि यहाँ y का वैल्यू होना चाहिए 0, बताइए इसमें y का वैल्यू 0 है नहीं, तो ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, अब इसमें आ जाते हैं, तो इसमें देखिएगा y का वैल्यू 0 है और इसमें भी क्या है, y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि q और r ये दो बिंदु ऐसा होगा, है ना, जो y यानी x अक्ष को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। आप इस रूल को देख सकते हैं। इस रूल में क्या बोला, जिसका मान y बराबर 0 होगा वह x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, यही बोला है। दूसरा में है जिसका मान
x बराबर 0 होगा वह y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। अगर हम लोग y अक्ष के बारे में पूछेगा तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। जिसका x का वैल्यू 0 होगा वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा y अक्ष को। तो क्योंकि हमको x अक्ष के बारे में बोला तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो इसका मतलब y का वैल्यू होना चाहिए 0। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सो देखिए। तो इसका आंसर देखिएगा तो आंसर भी बताइए q और r होगा। क्या होगा, q और r, ये दोनों होगा। अब इसमें यहाँ हम लोग को क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया उस ऑप्शन को देखिएगा। तो ऑप्शन में जो दिया उसको समझिए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, P होगा तो P तो नहीं होगा, है ना। आप देखिएगा यहाँ समझिएगा, P होगा तो P तो नहीं होगा, Q होगा तो Q भी नहीं होगा क्योंकि 2 है इसमें, R होगा तो R भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन में इसमें बोला है कि Q और R, देखिएगा Q और R दोनों होगा, यानी बोथ पॉइंट्स Q एंड R तो दोनों होगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। हम आपको इसका पूरा डिटेल डिस्क्राइब करके बताएं इसका आंसर होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सो देखिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी भी दो संख्याओं के बीच की संख्या पूछती है, परिमेय या अपरिमेय, तो इतना जान लीजिए उसके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। उसके बीच में कितनी संख्या होगी, अनंत होगी। परिमेय भी पूछेगा तो भी और अपरिमेय पूछे तो भी, सम पूछे तो भी, विषम पूछे तो भी, उसमें हमेशा जो संख्या होगी वो अनंत होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी होगा, अनंत होगा, इन्फिनाइट होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या आ जाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ मासा, इंग्लिश में हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मासा, यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर। इंग्लिश में एचसीएफ को का जो फुल फॉर्म है इसकी शॉर्ट नेम है, अगर फुल नेम इसका देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर, है ना, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक यानी मासा। तो दो क्रमिक विषम संख्या, जो अगर दो लगातार विषम संख्या अगर लिया जाए तो उसका मासा क्या होगा, तो उसका मासा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या तो 5 होगा। तो बताइए इसका जो क्या हो सकता है, तो इसका जो होगा तो दो विषम संख्या कोई भी ले सकते। चलिए एक हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हम लोग को एचसीएफ बोला और वो भी बोला दो लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या यानी 4 नंबर आप समझ सकते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन। अब माना जाए इसको हम लोग हल करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी दो संख्या हम लोग ले लेते हैं। तो माना जाए हम लोग ले लेते हैं 3 और हम लोग क्या ले लिए 5, ये दो संख्या ले ली। अब ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से अप्लाई करते हैं तो एचसीएफ निकालें 3 से तो 1 हो जाएगा, और हम लोग 5 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा यानी 5 एकम 5, यही तो होगा। हम लोग लिखेंगे 3 का जब एचसीएफ निकालें तो लिखेंगे 3 into 1, और यहां से निकालेंगे 5 का तो जगह 5 into 1। अब बताइए हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर में क्या होता है, इसमें जो संख्याएं जो दोनों में मिलती है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो दोनों में जो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है एचसीएफ बराबर दोनों में कॉमन क्या है, 1। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन में आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन में कौन सा 1 मिलता है, तो पहला में मिलता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया है, दो चरों y z में रैखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। लिखा हुआ है 1, 2, अनगिनत या इनमें से कोई। अब बताइए जो क्वेश्चन नंबर आप 5 देख रहे हैं उस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा तो एक कौन सा चैप्टर से, ये 4 चैप्टर से। तो 4 चैप्टर का अगर रूल आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो 4 चैप्टर में दो चर दिया हुआ है y z में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसमें ना 1 होगा ना तो 2 होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अनगिनत होगा, यानी अनेक होगा, यानी इनफिनाइट होगा। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी होगा। चलिए ठीक है, अब अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला में क्या दिया हुआ देखिए, 6ठा नंबर, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। अगर संगत जो समीकरण रहेगा तो उसका युग्म व निरूपित जो रेखाएं रहेगा कैसे रहती है, प्रतिच्छेदी रहती है, समांतर रहती है ना, या तो इसमें देखिएगा और संपाती रहती है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें जो इसका सही जो आंसर होगा, जब भी दो संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो संगत संख्या युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती, निरूपित रेखाएं, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। निरूपित रेखाएं जब भी रहेगी इस अवस्था में तो संख्या जो हमेशा जो रहेगी वो कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी। कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ये इसका 6ठा का आंसर होगा, ए होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे आ जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ सातवां में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल है। अब बताइए इसका मूल्य कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया ए 0, बी दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 2 और डी दिया है बोथ बी और सी दोनों। हम लोग को देखना है कि इसका मूल कौन सा है। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसको अगर बहुत शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो जो ऑप्शन दिया इसी का मान को हम लोग इसमें डाल के देखेंगे और देखेंगे आंसर क्या होगा। या तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तरीके से भी बना के हम लोग देख सकते हैं कि इसका मूल्य क्या आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व अगर हम लोग इसको करते हैं तो ऐसे दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए हम बहुत आसान जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम आप लोग को पहले समझा लेते हैं। सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन है ना। दिया हुआ क्या है, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यही दिया हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो पहला दिया हुआ, ऑप्शन नंबर में है ना, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें 0 दिया हुआ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लेके देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिएगा वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है, ऑप्शन से ही लेके चल रहे हैं इसलिए क्योंकि इधर का वैल्यू यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एल एच। जैसे चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो गया हम लोग का एल एच एस और इधर हो गया आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ये जो वैल्यू दिया हुआ है 0 जो हम लोग को ऑप्शन में, तो एक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू है, एक्स का, मतलब एक्स बराबर दे दिया है 0। तो जहां जहां एक्स रहेगा हम लोग 0 बैठाएंगे। तो इधर का वैल्यू अगर 0 है तो इधर का भी वैल्यू टोटल कितना हो जाना चाहिए, 0। अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब वही ऑप्शन मेरा सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिएगा एक्स की जगह 0 बैठे 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे सॉल्व कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, तो 6 बराबर 0 ऐसा हो जाएगा। अब बताइए दोनों तरफ का वैल्यू बराबर नॉट इक्वल टू आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये जो है ये नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ले लेते हैं बी लेते हैं। तो हम लोग बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में देखिएगा, तो बी में दिया हुआ है 3, इसका मतलब x बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, तो देखिएगा क्या बैठाना है इसमें वैल्यू, सो देख लीजिए। वैल्यू अगर हम लोग इसमें बैठाते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। x की जगह हम लोग 3 लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देखिएगा इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हो जाएगा, ये दोनों कुछ से घटेगा यानी 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा, प्लस इधर 6 बराबर इधर 0, 6 में 6 जाएगा 0 बराबर 0। देखिए ये मेरा दोनों तरफ क्या होता है, एल एच एस और आर एच एस का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया, नहीं बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये होगा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर, ये भी आंसर, ये आंसर होगा। अब हम लोग एक और दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है सी बराबर, कितना दिया हुआ है, सी बराबर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, सी बराबर दे दिया है 2। तो x बराबर मान लीजिए ये 2 है, कितना है 2। हम लोग इसमें वैल्यू बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब उसके आगे देखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस में इधर प्लस 6 बराबर 0, अभी हो जाएगा 0 बराबर 0। इसका मतलब सी भी इसका ऑप्शन नंबर होगा। मतलब बी और सी से क्या आता है, 0 0 आता है, दोनों यानी एलएचएस और आरएचएस आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कौन सा हो गया, बी और सी। अब ऑप्शन में देखिएगा ऐसा दिया है क्या, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में देखिएगा ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 3 और सी का कितना दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ बी और सी दोनों। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर आया बी और सी दोनों सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए लेकिन इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गुणनखंड मेथड से बना सकते हैं, गुणनखंड करके बना सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ, हम लोग गुणनखंड मेथड से अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इसमें गुना करेंगे, तो है ना, तो इसके साथ अंक को गुना करेंगे, तो एक और 6 गुना 6 हो जाएगा। आप लोग इसको बना जानते ही होंगे, तो 6 इसका गुणनखंड 2 और हो जाएगा 3। हम लोग को 5 लाना होता है, इसलिए 2 और 3 इसका गुणनखंड होता है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 4 पदों में दो दो पदों का जोड़ा लगा दिए। अब क्या करेंगे, इससे x कॉमन निकाल लेते, तो हो जाएगा x माइनस 2। यहां से हम लोग क्या करें माइनस, यहां से हम लोग 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3 यहां हो जाएगा x, 3 के टेबल में 6 आएगा, कितना बार में 2 बार में, जो हो गया आपका 0, है ना। अब क्योंकि दोनों सेम है तो इसका कॉमन निकालते हैं, x माइनस 2 हम लोग क्या किए कॉमन निकाले। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों 2 है तो इसको हम लोग 1 लिख दिए, 1 लिखे, फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर में इसका x बचा हुआ, इस ब्रैकेट का माइनस 3 बचा हुआ, बराबर हो गया 0। अब x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x बराबर ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और 3 आ गया, तो यही आंसर होगा। तो आप उस मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें तो 2 और 3 ये दोनों आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा, तो यहाँ जो दिया हुआ था ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया और सी में 2 दिया, इसका मतलब दोनों आंसर आता है, तो दोनों आंसर तो क्या दिया, डी में दिया, बी और सी बोथ, तो दोनों, तो इसमें दोनों, इसलिए इसका आंसर डी हो। चलिए आप इस तरह से भी चेक करके देख सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा तो क्या देखते हैं, अगला में 8 नंबर देख रहे हैं, तो 8 में लिखा हुआ 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। इनके वर्गों का योग कितना है 202। तो इसका आंसर जो होगा वो देख लीजिए, क्योंकि सोल्व करते जाएंगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं होंगे। 8वां नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो 8वां नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, 9 और कितना आएगा 11 आएगा, 9 और 11, ठीक है, 9 और 11 इसका आंसर आएगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे का देखते हैं। तो अगला में 9 में दिया निम्नलिखित में कौन एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिएगा इसमें कौन सा 2 4 6 8 1 9 17 25, उसके बाद माइनस 10 6 2 माइनस 2 और 2 1 4 9 16 25, इनमें से कौन ऐसा है जो समांतर श्रेणी नहीं यानी एपी नहीं है। तो इसको हम लोग इस तरह से बना के चेक करके देख सकते हैं। सभी क्या क्या करेंगे, डी निकाल के देखना है। सार अंतर देखिएगा, अगर सभी का सार अंतर में डी इक्वल है तो वो एपी में है, और जिसका डी बराबर नहीं आएगा वो एपी में नहीं। चलिए इससे हम पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन तो क्या देखते हैं तो देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा। तो 9 नंबर में हम लोग को क्या करना है, सभी का डी निकाल के देखना, और डी निकाल के ये देखेंगे डी से क्या पता चलता है कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि डी अगर सभी का डी सेम आ जाएगा यानी सार अंतर सेम आ जाएगा तो एपी में है, और अगर नहीं आएगा तो एपी में नहीं। जैसे देखिए हम इसमें देखते हैं डी नंबर का, हम आप लोग को थोड़ा सा बता दें क्योंकि इसका आंसर जो होगा डी ही होगा। जैसे देखिए A1 बराबर आपका दे दिया हुआ है, देख रहे होंगे A1 बराबर दिया है 1, यहां देख रहे होंगे, ठीक है। A2 बराबर दिया हुआ है 4, ठीक। उसके बाद क्या है, A3 बराबर आपका दिया हुआ है 9, A4 बराबर दिया हुआ है 16, और A5 बराबर आपका दे दिया हुआ है 25, ये दिया। हम लोग निकालेंगे डी, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, ये फार्मूला है, इस पर हम लोग चेक करेंगे, सभी को निकालते जाएंगे। तो डी बराबर लिखेंगे A2 का मान दिया है 4 माइनस 1, जिसको सोल्व करें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर डी निकालेंगे, तो डी बराबर निकालेंगे, अब निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक। अब इस पर निकालेंगे तो d बराबर A3 का मान कितना दिया, तो A3 का मान 9 दिया हुआ माइनस, और A2 का मान कितना दिया 4। अब इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो कितना जाता है 5। अब हम लोग को आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, इसका d आया 3, इसका d आ गया 5, क्योंकि इसका 3 आया, इसका भी कितना है 3, अगला निकालते हैं उसका भी 3 आना, फिर उसका अगला निकालते हैं उसका भी 3 आना। अगर सभी का d इक्वल आता तो इसका मतलब एपी में है, और अगर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो बताइए इसमें d दोनों का इक्वल आ रहा है, और आगे निकालिएगा और आगे का भी नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए अगर हम लोग निकालते हैं डी बराबर, ठीक, तो हम लोग अगला निकालेंगे, तो A4 माइनस A3 होगा, तो A4 दिया हुआ 16, अरे A3 दिया हुआ 9, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने कितना हो जाएगा 16 में से हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो इस तरह से किसी का भी डी इक्वल नहीं आता, इसका मतलब ये एपी में नहीं। और अगर इस सबको देखिएगा सबसे इक्वल आएगा, जैसे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, सभी से सेम आएगा। चेक करके इस तरह से देख लीजिएगा, तो जिन जिन से डी सभी का इक्वल आएगा इसका मतलब एपी में है, और जिनको बनाने के बाद डी सभी का इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब एपी में नहीं। तो हम लोगों को जो पूछा था वो क्या बोला था कि इसमें कौन एपी में नहीं, तो इसमें इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर जो होगा वो एपी में नहीं, ठीक है।
अब आ जाते हैं 10वां नंबर। ठीक है, चलिए इसको पहले क्लियर साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको 10वां नंबर बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10वां जो है उसमें क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया हुआ है कि 1 4 7 10 के 28वें पद का मान। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन देखिए, इसको सोल्यूशन कर दिए। सोल्यूशन में क्या किए कि a1 बराबर आपका 1 है, a2 बराबर 4 है, d निकालें, तो d निकालें कितना हो गया 3 हो गया, n दिया हुआ कितना 28। तो इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला। इस पर हम लोग बैठा दिए, तो 1 a का मान दिया हुआ 1, तो 1 हम लोग दिए, n का मान दिया 28, तो 28 माइनस 1 इंटू 3। अब 28 में एक जाएगा 27, अब इसको दोनों गुना किए, 7 या 21 हो गया, और 3 दूना 6 2 8 हो गया। अब 81 81 और 1 जोड़ दिए 82, तो इसका मतलब कितना हो गया टोटल 82। यह 82 जो हो गया, यही ऑप्शन नंबर मेरा ये हो गया, डी नंबर में 82 दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पता है इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात जो क्षेत्रफलों का जो प्रमेय दिया हुआ है, क्षेत्रफल वाला जो प्रमेय दिया उसके आधार पर निकालिएगा, तो इसका भुजा जो होगा है ना वो देख लीजिए। चलिए देखिए 11 नंबर का जो होगा क्या होगा, सो देखिएगा। तो 11 नंबर का ऐसे समझ सकते हैं कि 16 अनुपात 81 दिया हुआ, यानी ये 16/81। मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं है ना, तो इसमें क्या होगा कि ए जब भी सोल्व होगा तो इसके अंदर क्या होगा, रूट अंडर आ जाएगा, क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 16 का कितना हो जाएगा 4 और 81 का कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इधर रहने दीजिए, जो है क्षेत्रफल है। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिख सकते हैं 4/9। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा मैच करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो मैच करता है वो सी मैच करता है। जैसे इसका थोड़ा अलग टाइप से बनाना है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता दिए कि क्षेत्रफल जब भी निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा रूट अंडर भुजा है ना का अनुपाती, या तो इसका वर्ग होता है, यानी भुजा क्या होता है वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर में देखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, इसकी प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगी, तो इसकी प्रत्येक भुजा का जो लंबाई होगी वो देख लीजिएगा, तो इसका होगा सी, यानी 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में लिखा दो अक्षों के प्रतिशत बिंदु को क्या कहते हैं, निर्देशांक, मूल निर्देशांक या चिन्ह में से कोई। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। चलिए हो जाएगा इसका। 14 नंबर में लिखा वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P बिंदु के निर्देशांक है। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो y अक्ष से दिया हुआ है, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो P बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा क्या होगा 80। क्या होगा 80। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में लिखा है कोस A बराबर 3 बटा दिया हुआ है 5, तो सेक A का मान क्या होगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोस का जो फार्मूला होता है, कोस का फार्मूला क्या होता है, तो कोस का फार्मूला आपका होता है, कोस बराबर होता है, कोस बराबर क्या होता है, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हम लोग का दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5। अगर इसको हम लोग, तो हम लोग को क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 5 पचे 25 और 3 तिया 9, यानी 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यही होता है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला सेक का, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ जो कोस दिया था ये जस्ट इसी का उल्टा होता है, यानी कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, तो इसी को उलट दीजिए। ऐसा भी बना सकते हैं डिप्ली करके, यानी डिस्क्राइब करके, या तो आप ऐसा भी करें, इसको इसी को क्या करना है उलट देना है। तो सेक का जब भी फार्मूला होता है, तो सेक जब लिखेंगे तो बस कोस के वैल्यू को क्या कीजिए उलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाला को क्या करेंगे नीचे कर देंगे, यानी 5/3 होगा। इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा 5/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको डिटेल करके इस तरह से डिस्क्राइब करके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला में दिया हुआ है सेक A प्लस 10A और 1 माइनस साइन A बराबर है, बताइए किसके बराबर होगा। तो 16 नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 16 नंबर में जो ये बराबर होगा ये कोस के बराबर होगा। इसको बनाएंगे कैसे, तो थोड़ा सा हम बता दें। सबसे पहले इसको हम लोग साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना होता है, तो लिखेंगे 1/कोस A, 10 को लिख सकते हैं साइन A बटा कोस A, और इधर क्या दिया हुआ 1 माइनस साइन A, यही दिया हुआ था, यही दिया हुआ है। अब इसी के आधार पर, अब इसी पैटर्न पर अगर हम लोग बनाते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस साइन A
और नीचे हो जाएगा कोस ए, यही होगा। इधर से है 1 माइनस साइन ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब इसको अगर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, फॉर्मूला इसका हो जाता है, क्या हो जाता है? कोस ए का स्क्वायर बटा कोस ए। अब कोस से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? कोस ए बच गया। तो इसका इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर लिखा हुआ कोट ए बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा? बताइए ए का मान क्या होगा? तो ए का मान इसका क्या हो सकता है? कोट में ए का यानी ए क्या बताता है? एंगल बताता है, यानी कोण ही तो बताता है। तो इसमें हम लोग को देखना है 17 नंबर में किसका मान क्या होगा। तो देखते हैं कि बताइए कोट के किसका मान एक होता है, कोट में कितना का मान एक होता है। तो कोट जो होता है, देखिएगा कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक होता है। आप लोग अगर उस सारणी को पढ़ लिए होंगे, जानते होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि कोट 45 डिग्री बराबर कितना होता है? एक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो। ठीक है, अब अगला नंबर, अगला में देखिएगा आप लोग, तो क्या लिखा? जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? अगर उसकी छाया और ऊंचाई दोनों अगर बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों बराबर हो तो उस समय उसका उन्नयन कोण, जब जिस समय दोनों बराबर रहता है उस समय उन्नयन कोण होता है उसका 45 डिग्री। कितना होता है? 45। यानी ये जो है ये हो गया इसका ऊंचाई, और ये मेरा क्या हो गया? छाया। ये दोनों अगर बराबर है, कहने मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इस समय यहाँ जो यहाँ कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है? 45 डिग्री बनता है। ये तो समकोण है, 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री का यानी कोण बनता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 में क्या लिखा हुआ है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री का हो? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो इसको बहुत आसानी से जूनियर क्लास में पढ़ेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब अगला, दशमिक संख्या 111 है, यानी दशमिक संख्या जो है यानी डेसिमल नंबर जिसको बोलते हैं, दशमलव संख्या बोला 111 है। अब बताइए पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, इनमें से सभी है, यानी ये क्या होगा सो बताइए। तो इसका मतलब ये जो 20 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है क्या होगा? तो देखिएगा, अगर 1 है इस तरह से है तो ये पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी इसको बोल सकते हैं, इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से सभी होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा, डी नंबर होगा। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका आंसर डी होगा। ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि दशमिक संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब डेसिमल नंबर 111 है, तो 111 है तो ये पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। देखिए 21 में क्या लिखा? किसी त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है? इसका संभव क्या हो सकता है? तो इसमें संभव जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो इसमें संभव जो हो सकता है ए और बी 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 8 सेंटीमीटर, ये दोनों हो सकता है ना? ये क्या हो सकता है? ये दोनों हो सकता है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? डी। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप समझना चाहेंगे तो क्या है सो बता देते हैं। इसमें भले ही ऑप्शन डी है लेकिन हुआ कैसे तो हम आपको बताएं। त्रिभुज के असमानता नियम के अनुसार, त्रिभुज का एक रूल है जिसको बोलते हैं त्रिभुज असमता नियम, यानी असमता नियम का मतलब त्रिभुज की जो कोई भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा, यानी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज के असमता नियम के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज के असमता नियम के अनुसार में क्या बोलता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर दो भुजा, त्रिभुज के दो भुजा यानी दो भुजा का योग जो होगा वो बड़ा होगा तीसरी भुजा से, ठीक है। तो त्रिभुज का यानी दो भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। वही लिखा किसी भी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जब तीसरी भुजा से अधिक होगा तो दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से कितना आना चाहिए? अधिक हो जाना चाहिए। तो अधिक हो जाना चाहिए तीसरा से अधिक। तो हम लोग इस रूल को अगर देखा जाए तो देखिएगा आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम लोग के पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 और 4,
तो 7 और 4 दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर जोड़ देते कितना हो जाता है 11 सेंटीमीटर। अब 11 सेंटीमीटर रूल के अनुसार क्या बोलता है कि दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों भुजा को अगर जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा। अब बताइए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 12, तो क्या 12 इसमें जोड़ने पर आता है नहीं, और 12 क्या बड़ी भुजा होती है, तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब कौन हो सकता है, दो भुजा को जोड़ने पर तीसरा से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो तीसरी भुजा आएगा वो दोनों भुजाओं से बड़ा नहीं होना चाहिए, माने दोनों भुजा को जोड़ने पर जितना मान आता है यानी 11 इसका मान आया है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 12 दिया तो गलत हो जाएगा। अब इसमें बच गया है 6 और 8, तो इसका मतलब 6 और 8 दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा को उछालिएगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब इसमें हम लोग को सम संख्या पूछा, तो सम संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है। इसका मतलब कि अगर एक पासे को उछाला जाए तो 3 संभावनाएं हैं कि 6 माने सम आ सकता है, 2 4 6। तो इसका मतलब टोटल संख्या कितना हो गया, इस तरह से मेरा हो जाता है 3 और कुल संख्या कितना है 6। अगर इसको हम लोग काट देते हैं 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 13 में निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है। जिसकी घटना निश्चित होती है उसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर में लिखा है एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता, 3 की गुणक संख्या आने की प्रायिकता। देखिए गुणक संख्या मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पासे में 3 के गुणक संख्या, जैसे ऐसा समझ सकते हैं, देखिए एक इसको यानी गुणक संख्या, गुणक संख्या, तो गुणक संख्या क्या होगा, तो देखिए गुणक संख्या मतलब जैसे 3 और 6, यानी हम लोग टेबल पढ़े 3 एकम 3 3 दूना 6, तो गुणक संख्या गुणा संख्या, तो इसका मतलब टोटल संख्या कितना हो गया इस तरह से 2, और तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो लिखेंगे 2/6। अब काट दीजिएगा 3 बार में कट जाता है, 1 बटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आप प्रायिकता पढ़ चुके हैं, हम आपको सिर्फ शॉर्ट मेथड बता रहे हैं कि क्या होगा। तो 1/3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गुणक संख्या का मतलब गुना करने पर, जैसे 3 से आएगा 3 दूना 6, गुना करते 6 आता है, तो यही होता है गुणक संख्या। ठीक है, अब देखिएगा 25 नंबर, देखिए 25 नंबर भी बहुत आसान है। ठीक है, आसान क्या है इसमें देखिएगा, लिखा है x प्लस 3, x प्लस 3 कमा दिया 3x और 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है हो, तो x का मान क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, क्या बनाएंगे देखिएगा, समझिए पहले इसको ध्यान से समझिएगा। a1 बराबर एक तरह समझ लिए दिया हुआ है x प्लस 3, a2 बराबर दिया हुआ है 3x और a3 बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4x प्लस 3। हम अभी d निकालेंगे अगर, तो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a3। हम इसको शॉर्ट में बना सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं। तो इसको अगर निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसको निकालेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस x प्लस 3। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे 3 माइनस x माइनस 3, यही होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 3। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी निकालेंगे तो d बराबर क्या निकालेंगे, तो d बराबर लिखेंगे a3 माइनस a2, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब फार्मूला के आधार पर जब ऐसे लिखते हैं तो देखिएगा a3 का मान दिया है 4x प्लस 3, यहाँ माइनस का साइन देंगे, उसका a2 का मान कितना दिया हुआ है 3x दिया, यहाँ 3x लगा देंगे। अब लिखेंगे 4x प्लस 3 माइनस में हो जाएगा 3x, घटाइएगा कितना हो जाएगा x प्लस 3। हम आपको रूल क्या बताता है, रूल ये बोलता है कि जब भी ऐसा मान रहेगा तो ये क्योंकि यहाँ बोल दिया कि एपी में है, अगर ये एपी में मेरा दिया हुआ है इसका मतलब इसमें डी जो सबका होगा क्या होगा, इक्वल होगा। डी क्या होगा, इक्वल। तो ए भी डी और ए भी डी दोनों डी का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जो ये आया, इसका जो ये वैल्यू आया, एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 3। ये अगर इधर आ जाता है तो 2x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा x, और ये इधर आ जाएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा 3, घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 6। तो ऑप्शन में देखिएगा x बराबर 6 दिया है नहीं, थोड़ा सा क्या है इसमें तो देखिएगा, अच्छा थोड़ा सा यहाँ क्या है कि यहाँ 2 दिया हो, यहाँ क्या लिख दिए 3 लिख दिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 लिखा हुआ यहाँ तो घटेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया, क्योंकि यहाँ जो मान दिया हुआ था a3 4x प्लस 2 दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ
यहाँ हम 3 लिख दिए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला में देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ 5, 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का मान 10 है, तो x का मान क्या होगा? अब x का मान इसका क्या होगा? देखिएगा, इसको बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। देखिए, माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला? तो माध्य बराबर होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। तो हम लोग इसको जब बनाएंगे तो इसको बहुत आसानी से कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब कुछ जोड़ देना है। जैसे देखिए, माध्य दिया हुआ है 10, देख रहे होंगे 10 दिया हुआ है, बराबर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। यहाँ बटा में क्या कर देंगे, यहाँ के अंक 1 2 3 4 5 6, बटा में लिखेंगे 6 संख्या 6 लिखेंगे। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो इसको इसमें गुना कीजिएगा, हो जाएगा 60। इसको जोड़िएगा 6 और 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 11 और 8 19, 19 और 9 हो जाएगा, 19 9 हो जाएगा 28, 28 और 13, 28 और आपका 13, 28 हो गया 29, 30, 31, 31 और 10 41, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो 41 प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा। अगर ये 41 इधर आ जाता है तो 60 माइनस 41 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो जाता है? 19। एक्स बराबर कितना हो गया? 19 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया? 19 आ गया। देखिएगा, एक्स का मान कितना गया? 19। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। आप इसको अच्छे से सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में क्या दिया हुआ है? 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का एक बहुलक। बहुलक सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुलक किसको बोलते हैं? इस आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार जो अंक आया होगा, इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार जो अंक आया होगा वही होगा बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया? देखिए 2, फिर 2, फिर 2, 2 तो 1 2 3 4 5 बार 2 आया, मतलब बहुलक यही होगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा? ए होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब अगला आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ 28 नंबर में वो देखिएगा। देखा 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका पूछ रही है। तो माध्यिका का मतलब माध्यिका जो हो जाता है, इसका माध्यिका ऐसे आप हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करना होता है? आरोही क्रम में सजाना होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करेंगे? इसको सजाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में अगर इसको हम लोग सजाते हैं तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम लोग इस तरह से करके लिख देते हैं। क्या है? पहले है 8। सबसे पहले देखिए, इसमें छोटा अंक कितना है? सबसे छोटा इसमें 7। 7 के बाद कितना है? 8, तो 8 लिखते हैं। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। उसके बाद कितना है? 9 के बाद है 10। 10 के बाद कितना दिया? 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ठीक है। उसके बाद 13, उसके बाद कितना दिया? 14, उसके बाद दिया हुआ है 15। इतना ही तक अंक दिया हुआ। अब इस टाइप से क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माध्यक निकालने का रूल क्या है कि अगर सम संख्या, ये विषम संख्या, इसलिए इसका फॉर्मूला जो होगा तो माध्यक बराबर हम लिख सकते हैं n + 1/2 में n का मान कितना है? 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n बराबर हम लोग को दिया हुआ है 9। तो n की जगह हम लोग क्या करेंगे? 9 बैठाएंगे। तो 9 + 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। 10 बटा हो जाएगा 2, काट दीजिएगा, 5 बार में कट जाता है। 5 बार में जब कट जाता है तो 5 देखें, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कौन आ गया? तो 5 नंबर पर आ गया 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन जूनियर क्लास में सारे रूल पढ़े होंगे। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। उसकी कितनी स्पर्श संख्याओं होगी? तो कितनी होगी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 2 होगी। यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो 2 होगी। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो वृत्त है, ये केंद्रों के मध्य दूरी जो है उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक होती है, तो उसकी स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है कितना होती है? 2 होती है। अब अगला क्वेश्चन, दो गोलों के आयतन का अनुपात इतना है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो होगा 16:9 होगा। इसको सोल्व करके आप देख सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि एक को मान लेते हैं, अरे को मान लेते हैं 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है? 64 बटा दिया हुआ है 27। ऐसा समझिए। चलिए, ये सब तो कट जाएगा, यहां से ये हो गया। अब आर क्यू हो गया तो इसको इससे हम लोग लिख सकते हैं r1/r2 का
होल क्यूब बराबर इधर लिख सकते हैं 64/27, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं ना, ये क्यू को अगर इधर ले आते हैं, देखिएगा इसमें थोड़ा ऊपर देखिएगा, अगर क्यू को हम लोग ऊपर ले आते हैं तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर रूट अंडर 64/27। वे दोनों का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 64 का वर्गमूल होगा 8 और 27 का होगा 3। इसका मतलब R1 बराबर 8 और R2 बराबर कितना हो जाएगा 3। हम लोग को क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² बाय 4πr², यही होता है। तो ये तो कट जाएगा, लेकिन r का मान दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 8 8 गुना हो जाए कितना हो जाएगा 8। ठीक, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। 64 का जो घनमूल होगा, यहाँ तो हम लोग घनमूल करना था तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए वर्गमूल कर दिए। तो 64 का घनमूल होगा 4 और 27 का तो ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग जब सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, कितना होगा 4। देखिए इसको यहाँ करते हैं 4 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 4 चक हो जाएगा 16 और 3 3 हो जाएगा 9। इसका मतलब 16 अनुपात होगा 9, तो 16 अनुपात में कौन सा होगा सी नंबर होगा। इसी तरह से ये बनेगा। चलिए अब इसी के साथ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है।